हेलो दोस्तों, आज हम लोग खान सर के द्वारा जो क्वेश्चन किलर बुक लाया गया है उससे आज हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री का आज छठा वीडियो है। इसके पहले इसका 5 और वीडियो अपलोड किया जा चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा जाके इसके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं खान सर का क्वेश्चन किलर बुक हिस्ट्री सब्जेक्ट का। इसमें देखते हैं हम लोग जर्मनी में नाजीवाद। जर्मनी में नाजीवाद। जर्मनी में नाजी यूथ लीग का गठन कब किया गया था? जर्मनी में नाजी यूथ लीग का गठन कब किया गया था? इसका आंसर होगा 1922। जर्मनी में नाजी यूथ लीग का गठन 1922 ईस्वी में किया गया था, जब हिटलर और उनके समर्थक ने जब हिटलर और उनके समर्थक ने युवा सदस्यों को नाजी विचारधारा और कार्यक्रमों में जोड़ने का प्रयास किया था। यह संगठन बाद में हिटलर युद्ध के रूप में प्रसिद्ध हुआ। बाद में क्या है? हिटलर युद्ध के रूप में प्रसिद्ध हुआ। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका जन्म हुआ था ब्रोनो ब्रोनो ऑस्ट्रिया में। एडोल्फ हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया के ब्रोनो नामक स्थान पे 20 अप्रैल 1889 को हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा लिंज नामक स्थान पे हुई। यहाँ नाजी पार्टी के नेता व जर्मन के तानाशाह शासक थे। निम्न में कौन नाजीवाद का संस्थापक था? निम्न में कौन? एडोल्फ हिटलर। नाजीवाद के संस्थापक एडोल्फ हिटलर थे। उन्होंने जर्मनी में नाजी पार्टी की स्थापना की और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनके नेतृत्व में नाजी विचारधारा का प्रसार हुआ। नाजीवाद की विशेषता चरम राष्ट्रवाद, अधिनायकवाद और यहूदियों के विरोधी थी। हिटलर की आत्मकथा, जिसमें जर्मनी के लिए उनकी राजनीतिक विचारधारा और भविष्य की योजनाओं को रेखांकित किया गया है। हिटलर की आत्मकथा, जिसमें जर्मनी के लिए उनकी राजनीतिक विचारधारा और भविष्य की योजना को रेखांकित किया गया है। इसका आंसर होगा मीन काम्फ। हिटलर की आत्मकथा का शीर्षक मीन काम्फ है। यह पुस्तक उनकी राजनीतिक विचारधारा और जर्मनी के लिए उनकी योजना को प्रस्तुत करती है। यहाँ उन्हें अपने विचारधाराओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी? किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी? किस देश में? जर्मनी में। किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी? जर्मनी में। जर्मनी में 1920 में नाजी पार्टी की स्थापना हुई। जर्मनी में 1920 में नाजी पार्टी की स्थापना हुई। इस पार्टी के मुख्य नेतृत्वकर्ता हिटलर थे, जिसके नेतृत्व में इसकी स्थापना जिनके नेतृत्व में क्या है इसकी स्थापना हुई। अब देखेंगे हम लोग इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? यंग इटली की स्थापना किसने की थी? यंग इटली की स्थापना किसने की थी? मोजनी ने। यंग इटली संस्था की स्थापना 1831 में जोसेफ मेजनी ने फ्रांस के मार्सिले में की थी। उसका उद्देश्य इटली में राष्ट्रीय चेतना फैलाकर देश के एकीकरण को बढ़ावा देना था। यह संस्था 18 से 40 वर्ष की नवयुवकों के लिए थी। संस्था किसके लिए थी? 18 से 40 वर्ष के नवयुवकों के लिए थी। 1831 में यंग इटली मूवमेंट, जिसका उद्देश्य था गणतंत्र स्थापित करना, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये म्यूसेफ मोजनी के द्वारा। जोसेफ मोजनी ने 1831 में फ्रांस के मर्सलीज नामक नगर में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की। 1831 में यंग इटली मूवमेंट, जिसका उद्देश्य था गणतंत्र स्थापित करना, जोसेफ मोजनी और गॉरिबाल्डी द्वारा प्रारंभ हुआ था। गॉरिबाल्डी दल लाल कुर्ती कहलाता था। यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना की थी। यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना की थी। किसने की थी? इसके देखते हैं। इसका है मजनी ने। मजनी ने
यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना इतालवी क्रांतिकारी जिउसेफ मेतेस्नी ने की थी। इसकी स्थापना 1831 में फ्रांस के मर्सिलीज में हुई थी। इसका मकसद जनता में राष्ट्रीय भावना फैलाकर इटली को एकजुट करना था। मेतेस्नी एक इतालवी राजनेता, पत्रकार और एकीकरण के कार्यकर्ता थे। वे राजतंत्र के घोर विरोधी थे। वे क्या थे? राजतंत्र के घोर विरोधी थे। इटली एकीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इटली एकीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये है गिउसेप गौरिबाल्डी। क्या है? गिउसेप गौरिबाल्डी। इटली के एकीकरण के जनक गिउसेप गौरिबाल्डी माने जाते हैं। गौरिबाल्डी अनेक सैन्य अभियान का नेतृत्व किया, जिससे सबसे पहले प्रसिद्ध 1000 वीरों की सेना द्वारा सिसिली और नेपल्स पे विजय प्राप्त की। इनके नेतृत्व में यह सैनिक अभियान इतालवी राज्य के विभिन्न हिस्सों को एकत्रित करने में सफल रहे, जो इटली के एकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। जो इटली के एकीकरण की दिशा में क्या है? महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। संयुक्त इटली का राजा 1861 में किसे घोषित किया गया था? संयुक्त इटली का राजा संयुक्त इटली का राजा किसे घोषित किया गया था? विक्टर इमैनुअल द्वितीय को। किसे? विक्टर इमैनुअल द्वितीय को। मार्को पोलो किस देश का वासी था? मार्को पोलो किस देश का वासी था? मार्को पोलो इटली का वासी था। मार्को पोलो इटली देश का निवासी था, जिसके बारे में माना जाता है कि मंगोल साम्राज्य के चरम पर पूरे एशिया की यात्रा की। इसका जन्म 1254 ईस्वी में वेनिस इटली में हुआ था और इसकी मृत्यु 8 जनवरी 1324 में हुई थी। 8 जनवरी 1324 में हुई थी। अब नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट, मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? तो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता कौन है? मेसोपोटामिया या इराक। मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता। मेसोपोटामिया क्या है? सुमेरियन सभ्यता, जो लगभग 3500 ईसा पूर्व उभरी है। दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात सभ्यता मानी जाती है। दुनिया क्या है? सबसे पुरानी ज्ञात सभ्यता मानी जाती है। यह सभ्यता टिग्रिस और फरात नदियों के बीच बसी हुई है। सभ्यता क्या है? टिग्रिस और क्या है? फरात नदियों के बीच बसी हुई है, जो आज के आधुनिक इराक के क्षेत्र में स्थित है। सुमेरियन सभ्यता ने लेखन, गन्ना और शहरों की स्थापना जैसी महत्वपूर्ण उपलब्धियां दी। किस असीरियन राजा ने अपनी राजधानी नीनेव में एक पुस्तकालय एकत्रित किया था? किसने किया था? अशुरबनीपाल। अशुरबनीपाल। अशुरबनीपाल 668 से 627 ईस्वी पूर्व ने अपनी राजधानी नीने नीनवे में एक महत्वपूर्ण पुस्तकालय एकत्रित किया था। उन्होंने कई शिलालेखीय साहित्य साहित्यिक ग्रंथ को संग्रहित किया, जो आज भी प्राचीन मेसोपोटामिया के अत्यधिक महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। मेसोपोटामिया का अभिप्राय है। मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है? दजला फ्रात नदियों के बीच की उपज धरती। दजला फ्रात नदियों के बीच क्या है? उपज धरती। मेसोपोटामिया का मतलब है दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि। मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है? कि दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि। यह एक ग्रीक शब्द है, जिसमें मेसो का अर्थ है बीच और पोटामिया का अर्थ है नदी। यह टिग्रिस और फुरात नदियों के बीच के क्षेत्र को संदर्भित करता है। यह कांस्ययुगीन सभ्यता का उद्गम स्थल मानते हैं। क्या है? कांस्ययुगीन सभ्यता का उद्गम स्थल मानता है। महाद्वीपीय सभ्यता। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? महाद्वीपीय सभ्यता। 1815 ईस्वी वियना संधि के दौरान कौन सा देश शामिल नहीं हुआ था? 1815 ईस्वी के वियना संधि के दौरान कौन सा देश शामिल नहीं हुआ था? पोलैंड। 1815 की वियना संधि में पोलैंड शामिल नहीं हुआ था। 1815 ईस्वी में नेपोलियन को पराजय करने के पश्चात ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया जैसी शक्तियों के प्रतिनिधियों ने वियना में एक सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया था। इसमें शामिल प्रतिनिधियों ने 1815 में डयूक वियना की संधि तैयार की। संधि के अनुसार फ्रांस में बुर्बो वंश को बहाल किया गया था तथा फ्रांस की सीमा पे कई राज बहाल किए गए।
पोलैंड को वियना संधि के दौरान रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया के बीच विभाजित किया गया था। यह एक स्वतंत्र देश के रूप में शामिल नहीं है। यह क्या एक स्वतंत्र देश के रूप में शामिल नहीं था। 22वां पॉइंट देखते हैं, विभिन्न संधियां, गुटबंदियां। विभिन्न संधियां और गुटबंदियां देखते हैं। तो 1904 में हुए हार्दिक समझौता में कौन सा देश शामिल था? 1904 में हुए हार्दिक समझौता में कौन सा देश शामिल था? उपयुक्त में से एक से अधिक। 1904 में हुए हार्दिक समझौता में फ्रांस और इंग्लैंड शामिल थे। इन समझौतों ने जर्मनी आक्रमण के सामने फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य मजबूत मैत्रीपूर्ण संबंध की शुरुआत की। इस समझौते के माध्यम से समुद्र में मछली पकड़ने एवं औपनिवेशिक सीमाओं पे संबंधित समस्याओं का समाधान किया। यह मिस्र पे ब्रिटेन के अधिकार तथा मोरक्को पे फ्रांस के अधिकार को मान्यता दी। इनमें से कौन से देश त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था? इनमें से कौन सा देश इनमें से क्या कौन सा देश त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था? इटली। त्रिदेशीय संधि में फ्रांस, रूस, ब्रिटेन शामिल थे, जिसका उद्देश्य जर्मनी को बढ़ते प्रभाव को रोकना था। इसमें इटली शामिल नहीं था। इसमें क्या है? इटली शामिल नहीं था। स्पेन का गृह युद्ध। स्पेन का गृह युद्ध किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध या ट्रेस रिहर्सल कहा जाता है? किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? किस घटना को? तो स्पेन के गृह युद्ध को। स्पेन के गृह युद्ध को। स्पेन का गृह युद्ध वामपंथी और दक्षिणपंथी विचारों के मध्य तीव्र संघर्ष था। स्पेन का गृह युद्ध वामपंथी और दक्षिणपंथी विचारों के मध्य तीव्र संघर्ष था। वामपंथी रिपब्लिक सरकार को रूस व रूढ़िवादी राष्ट्रवादियों की इटली व जर्मनी का समर्थन प्राप्त था। यह गृह युद्ध 1936 से 1939 तक चला। इसमें राष्ट्रवादियों की जीत हुई। स्पेन का गृह युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहलाता था। दो विश्व युद्ध के मध्य की दुनिया। दो क्या विश्व युद्धों के मध्य की दुनिया। राष्ट्रसंघ के दायित्वों को निभाने के लिए राष्ट्रसंघ के दायित्वों को निभाने के लिए इस पैक्ट में विभिन्न देशों ने मिलकर यह घोषणा किया कि युद्ध को राष्ट्रीय नीति का उपकरण न बनाए। इसका आंसर होगा कोलोन ब्रीट पैक्ट। कोलोन ब्रिएड पैक्ट यह समझौता है जिसमें 1928 में विभिन्न देशों के यह घोषित किया गया कि युद्ध को राष्ट्रीय नीति का उपकरण के रूप में उपयोग नहीं किया जाएगा। इस पैक्ट का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना था। इस पैक्ट का उद्देश्य क्या था? अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना था। फिलिस्तीन किनके विरोध में लड़ा? फिलिस्तीन किसके विरोध में लड़ा? तो यहूदियों के। 1920 में इंग्लैंड 1920 में इंग्लैंड ब्रिटेन ने लीग ऑफ नेशन के आदेश के तहत फिलिस्तीन की जिम्मेदारी संभाली। इसके बाद भारी मात्रा में यहूदी फिलिस्तीन में दाखिल हुए, इसलिए फिलिस्तीनियों ने यहूदियों को बाहर निकालने के लिए युद्ध किया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इंग्लैंड का गौरवपूर्ण क्रांति। इंग्लैंड का क्या है? गौरवपूर्ण क्रांति। इसने फांसीवाद से प्रभावित होकर प्रथम विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड की सांसद तथा यहूदियों के विरुद्ध प्रचार प्रसार किया और काली कुर्ती वाले एक दल का गठन किया। किसने किया? इसका आंसर होगा ओसवाल्ड मेजनी। क्या है? मोजले। ओसवाल्ड मोजले। 1930 के दशक में मोजले ने ब्रिटेन में उग्र यहूदी विरोधी फांसीवाद आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसे स्ट्रीट फाइट्स जिन्हें स्ट्रीट फाइट्स ब्लैक शर्ट के नाम से जाना जाता था, यहूदियों और वामपंथियों विरुद्ध की खिलाफ हिंसा के लिए कुख्यात थे। कभी अनुदार दल, कभी मजदूर दल के सदस्य रह चुके ओट्सबाल्ड मोजले ने प्रथम विश्व के बाद फांसीवाद से प्रभावित होकर इंग्लैंड में सांसद यहूदियों के विरुद्ध प्रचार किया और काली कुर्ती वाले दल का संगठन किया, किंतु वह असफल रहा। 1918 में की सांसद का वह सबसे युवा सदस्य था और उसने 1932 में ब्रिटिश फांसीवाद संघ की स्थापना की। इंग्लैंड में किस वर्ष गैलेरियस रेवोल्यूशन हुई थी? किस वर्ष हुई थी? सन 1688 ईस्वी में। इंग्लैंड की महत्वपूर्ण क्रांति 1688 में हुई थी। इसे रक्तहीन क्रांति भी कहते हैं। यह क्रांति जेम्स द्वितीय को सिंहासन से हटाने और विलियम और मैरी को स्थापित करने के लिए थी।
इस क्रांति का मुख्य कारण राजा जेम्स द्वितीय व सांसद के मध्य संघर्ष था। सप्तवर्षीय युद्ध के परिणाम स्वरूप भिन्न निम्न में से कौन सा देश की फौज की हार हुई थी? किस देश के? तो फ्रांसीसी। सप्त वर्षीय युद्ध में फ्रांसीसी फौज की हार हुई। इस युद्ध का मुख्य कारण यूरोपीय शक्ति के बीच उपनिवेश और व्यापारिक लाभ के लिए संघर्ष था। इस हार के बाद फ्रांसीसी को कई उपनिवेश ब्रिटेन को सौंपने पड़े थे। कितना? कई उपनिवेश ब्रिटेन को सौंपने पड़े थे। 100 ईयर्स वार, 100 ईयर बाद 100 साल की लड़ाई एक युद्ध श्रृंखला है। इसका आंसर है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। इंग्लैंड और क्या है? फ्रांस के बीच। 100 साल का युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़े गए युद्ध की एक श्रृंखला थी जो 1337 से 1453 तक चला। युद्ध के परिणाम स्वरूप फ्रांस ने इंग्लैंड से अपनी अधिकांश भूमि को वापस प्राप्त किया। इंग्लैंड की ताकत में कमी आई। इंग्लैंड की ताकत में क्या कमी आई? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध का कब अंत हुआ? अंत कब हुआ? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच क्या? सप्तवर्षीय युद्ध अंत कब हुआ? इसका आंसर है सन 1763 में। सप्तवर्षीय युद्ध 7 सालों का युद्ध यह इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच 1756 को हुआ था। इसका समापन 1763 ईस्वी में हुआ। यह युद्ध तब शुरू हुआ था जब 29 अगस्त 1756 को एशिया के फ्रेडरिक महान ने सक्सोनिया पे आक्रमण किया था। अब विविध में देखते हैं क्या है। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 में किसने की? किसने की? हो चिंग मी ने। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 में हो चिंग मिन ने की। हो चिंग मिन एक प्रमुख वियतनामी क्रांतिकारी नेता थे जिन्होंने वियतनाम को उपनिवेशवाद में स्वतंत्र कराने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वियतनामी राष्ट्रवादी इतिहास में 1930 में एन बाई विद्रोह का क्या महत्व है? इसका है इसने फ्रांसीसी उपनिवेश शासन के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध की शुरुआत को चिन्हित किया है। येन बाई विद्रोह 1930 के एक महत्वपूर्ण वियतनामी राष्ट्रवादी प्रयास है। इस विरोध के बाद कई प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। इससे वियतनाम में आगे राष्ट्रवादी आंदोलन को प्रोत्साहित किया। फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ संघर्ष को और मजबूत किया गया। ऑस्ट्रिया में किस नीति के कारण? ऑस्ट्रिया में किस नीति के कारण आदिवासी बच्चों को उनके परिवार से व्यवस्थित रूप से निकाला गया था? तो आत्मसात नीति। आत्मसात नीति 19वीं-20वीं शताब्दी के दौरान ऑस्ट्रिया में आदिवासी लोगों के खिलाफ एक व्यवस्थित नीति अपनाई गई जिसे आत्मसात नीति कहा जाता है। इस नीति का उद्देश्य आदिवासी संस्कृति, भाषा, शैली को समाप्त करने उन्हें यूरोपीय शक्ति में ढालना था। आत्मसात नीति एक सरकारी या संस्थागत दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती संदर्भित करती है जो विभिन्न पृष्ठभूमियों से व्यक्तियों या समूहों को प्रमुख संस्कृति में एकीकृत करने के लिए प्रोत्साहित या लागू करती है। यूरोप में 1848 की क्रांति मुक्ता निम्न मांगों से प्रेरित थी। यूरोप में क्या 1848 की क्रांति मुक्ता निम्न मांगों से प्रेरित थी? इसका चौथा आंसर हो जाएगा सी, राजनीतिक सुधार और लोकतंत्र। 1848 की यूरोप की क्रांति मुक्ता राजनीतिक सुधार और लोकतंत्र की मांग से प्रेरित थे। इन क्रांतियों में जनता ने राजशाही के खिलाफ आवाज उठाई और अधिक नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता की मांग की। ये घटनाएं उदारवादी और राष्ट्रीयता के विरोधी विचारों को प्रकट करते थे। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पे शासन किया था? 18वीं शताब्दी में किस देश ने 18वीं शताब्दी में क्या किस देश ने जर्मनी पे शासन किया था? इसका आंसर होगा फ्रांस। 18वीं शताब्दी में फ्रांस ने जर्मनी पे शासन किया था। 18वीं शताब्दी में जर्मन अनेक छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त था। इसमें प्रेशिया पर्सा सबसे शक्तिशाली राज्य था। नेपोलियन ने प्रेशिया व ऑस्ट्रिया को छोड़कर जर्मन राज्य सहित पश्चिम यूरोप के अधिकांश हिस्से पे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण स्थापित किया। बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया। संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तक को पहचानिए। इसका आंसर होगा लास्की बर्गर। संप्रभुता के बहुलवादी विचार के प्रमुख समर्थक लास्की, बाकर, ड्यूगली, कोल आदि हैं। लास्की पहला विद्वान था जिसने जिसने प्लuralism अर्थात बहुलवाद शब्द का
प्लुरलिज्म अर्थात क्या बहुमत शब्द का प्रयोग किया था। इस विचार के अनुसार सत्ता संपूर्णतः और निरंकुश नहीं है। अपनी आर्थिक गतिविधियों के विकास के लिए यूरोप के किस देश के अत्युत्तम पृथक्करण की नीति को अपनाया था? इसका आंसर क्या होगा? इंग्लैंड। इंग्लैंड ने अपनी आर्थिक गतिविधियों के विकास के लिए अत्युत्तम पृथक की नीति को अपनाया। इसने औद्योगिक क्रांति की प्रोत्साहित किया और आर्थिक उन्नति को बढ़ावा दिया। इस नीति के माध्यम से उन्हें अपने संसाधनों और उद्योगों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर सकारात्मक परिणाम प्राप्त किए। जापान में 1941 में किसने आक्रमण सरकार को नेतृत्व दिया और सत्ता प्राप्त की? इसका आंसर है जनरल हिदेकी टोजे। जनरल हिदेकी टोजे जापान के प्रधानमंत्री बने। 1941 में आक्रमण नीति का नेतृत्व किया। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के समय में महत्वपूर्ण सत्ता हासिल की। बताओ जनरल, उन्होंने जापान की सामरिक और आक्रमण नीति को प्रोत्साहित किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन कौन ब्लॉक अस्तित्व में आए? तो इसका आंसर होगा अमेरिका के अंतर्गत प्रजातांत्रिक नेतृत्व और रूस के अंतर्गत साम्यवादी ब्लॉक। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के अंतर्गत प्रजातांत्रिक नेतृत्व और रूस के अंतर्गत साम्यवादी ब्लॉक का उदय हुआ। ये ब्लॉक शीत युद्ध के बाद प्रमुख गुट बने, जिसमें अमेरिका और उनके सहयोगी लोकतंत्र का समर्थन करते थे, जबकि रूस और उनके सहयोगी साम्यवाद का प्रचार करते थे। किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा है? किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा है? हीगल ने। जर्मन के प्रसिद्ध दार्शनिक हीगल का जन्म 1770 में स्टटगार्ट नामक नगर में हुआ था। 1790 में दर्शन शास्त्र के डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की। हीगल ने राजा को हीगल ने यहाँ क्या है? राजा होगा। राजा को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार माना है। हेगल के अनुसार राजा व्यक्ति को नैतिक राज व्यक्ति को क्या नैतिक जीवन जीने और अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करने में मदद करता है। यूरोप में सामंतवाद के पतन का प्रमुख कारण क्या था? इसका आंसर होगा चर्च एवं सामंतों के मध्य अंतर्विरोध। चर्च एवं क्या सामंतों के मध्य अंतर्विरोध। रूस में सामंत के पतन का मुख्य कारण चर्च एवं सामंतों का परस्पर युद्ध है। इस युद्ध के कारण सामंतों की सैनिक शक्ति नष्ट होती गई, अतः सामंत वर्ग के सैनिक दुर्बल हो गए। टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में कहा है। टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में क्या कहा है? निर्धन से निर्धन के समान हो। निर्धन से निर्धन के समान हो। लियो टॉल्स्टॉय एक रूसी लेखक हैं। लियो टॉल्स्टॉय एक रूसी लेखक हैं जिन्होंने अब तक के सबसे महान लेखकों में से एक माना जाता है। टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में कहा है कि निर्धन से निर्धन के समान हो। निम्नलिखित में से कौन यूनानी कवि है? निम्नलिखित में से कौन यूनानी कवि है? तो होमर। होमर एक प्रसिद्ध यूनानी कवि थे। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं इलियड और ओडिसी है। निम्नलिखित में से कौन यूरोप में सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण था? इसका आंसर है रोम साम्राज्य के पतन के पश्चात बर्बर राज्यों की स्थापना। रोम साम्राज्य के विघटन के बाद जब पश्चिमी यूरोप के असभ्य जातियां फ्रैंक, लोम्बार्ड तथा ग्रोथ आदि ने उस पर अधिकार कर लिया, तो इन्हें बर्बर जातियों से अपनी सुरक्षा के लिए जनता ने शक्तिशाली वर्ग से समझौता किया, जो कालांतर में सामंत के आधार पर बने। इस प्रकार सामंत के जन्म में सुरक्षा की भावना प्रमुख थी। हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। किसने कहा था? हीगल ने। किसने कहा था? हीगल ने। हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। यह प्रसिद्ध कथन जर्मनी के दार्शनिक गुआर्ग विल्हेम फ्रेडरिक हीगल का है। यह कथन का आशय यह है कि मनुष्य इतिहास से हुई गलतियों से सबक नहीं लेता, अपितु बार बार दोहराता है। यूरोपीय राष्ट्रवाद आंदोलन के दौरान प्रतीकात्मक शब्दावलियों के कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है? इसका आंसर होगा डी युग्म में से एक से अधिक। यूरोपीय राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रतीकात्मक शब्दावलियों का सही युग्म है। पहला काला लाल सुनहरा तिरंगा। 1848 में उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा, जिन्हें जर्मनी राज्य के ड्यूक्स ने प्रतिबंधित घोषित किया था।
दूसरा, उगते हुए सूरज की किरण का मात्र एक नए युग का सूत्रपात, बलूत पतियों का मुकुट बहादुरी का प्रतीक था। अतः उत्तर डी बिल्कुल एक से अधिक है। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश साम्राज्य और रूसी सम्राट के बीच अफगान और पड़ोसी देश के बीच के विषय में एक राजनीतिक और राजनैतिक विरोध था। उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे द ग्रेट गेम द ग्रेट गेम के नाम से जाना जाता है। 19वीं शताब्दी में अफगानिस्तान के को लेकर ब्रिटिश और रूसी साम्राज्य के बीच राजनीतिक व राजनयिक विरोध को द ग्रेट गेम के नाम से जाना जाता है। द ग्रेट गेम का अंत अंततः रूस और ब्रिटेन के बीच कूटनीतिक समझौता की एक श्रृंखला के साथ हुआ। इसकी शुरुआत 1873 में एंग्लो रूसी समझौते से हुई, जिसमें दोनों शक्तियों ने अफगानिस्तान द्वारा नियंत्रण क्षेत्र में अपने बीच एक बफर के रूप में रखने की सहमति व्यक्त की। एवाकस की खोज इस दौरान हुई थी। अबाकस की खोज किसने हुई थी? तो एवाकस की खोज संभवतः मेसोपोटामिया सभ्यता में हुई थी। हेरोडोटस ने प्राचीन मिस्र में एबाकस का उल्लेख किया। हेरोडोटस ने क्या प्राचीन मिस्र में हेरोडोटस का उल्लेख किया है। ग्रीक एबाकस का उपयोग सबसे पहले पुरातात्विक साक्ष्य 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। सुआन पेन नामक चीनी एबाकस का सबसे पहले ज्ञात लिखित दस्तावेज 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। पारसियों ने 600 ईस्वी पूर्व में एबाकस का प्रयोग करना शुरू किया था, अतः विकल्प एक से अधिक उत्तर होने का है। द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है? वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की। द वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक एडम स्मिथ द्वारा लिखा गया है कि यह पुस्तक 1776 में प्रकाशित हुई। अर्थशास्त्र के अध्ययन अध्ययन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर मानी जाती है, जिसमें पूंजीवाद और मुक्त बाजार के सिद्धांत पर चर्चा की गई है। डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी किसने लिखी है? किसने लिखी है? तो रूसो ने। डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी सेकेंड डिस्कोर्स जिनेवा के दार्शनिक जीन जैक्स रूसो द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध कृति है। यह रूसो द्वारा सामाजिक असमानता और इसकी उत्पत्ति के विषय पर लिखा गया ग्रंथ है। यह 1755 में प्रकाशित हुआ था। इसमें रूसो ने मानवीय असमानता की उत्पत्ति और उनके प्रभावों का विश्लेषण किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्राचीन भारत पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्राचीन भारत पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में बस समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।